तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण हम देख रहे हैं। इसमें थ्योरी वगैरह हम देख चुके हैं, इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ रखे हैं वही हम कर रहे हैं, है ना। तो आप पहले खुद करने का प्रयास करें, नहीं होता है आपसे तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, शुरू करें। हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पाइप का व्यास D1 सेमी, बड़े पिस्टन का व्यास D2 सेमी। यदि दोनों पिस्टन पर बल F1 लगाया जाए तो बड़े पिस्टन पर बल F2 होगा। तो आपको F2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो एकदम इजी है, ये तो निकाल सकते हैं, करेंगे प्रयास। हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा पास्कल का नियम आपको लगाना है ना। पास्कल का नियम क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2, यानी कि दोनों 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे प्रेशर जो आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा, है ना। तो P1 बराबर P2, तो P1 फॉर्मूला क्या होता है, दाब का बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो 1 1 के लिए 1 1, 2 2 के लिए 2 2। ओके, P बराबर F/A, ये फॉर्मूला तो सभी को ध्यान ही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर पिस्टन जो आपको दे रखा है, आपको क्या बात करनी पड़ेगी, पिस्टन के कारण वृत्त, है ना, कैसा होता है पिस्टन, देखा हो मतलब वो जो गोल गोल, है ना। तो गोल का उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो वृत्त है, वृत्त का एरिया कैसे निकलता है सब, πr², फार्मूला सभी को ध्यान है ना। तो F/A की जगह क्या लगा देंगे हम, πr²। ओके, तो देखो हम कैसे लगाते हैं, F1/π। अब r यानी कि त्रिज्या होती है, जबकि आपको त्रिज्या की जगह क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है ना। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास दे रखा है D1, तो उसका आधा कर दिया हमने, तो क्या आ गई, त्रिज्या, है ना। तो πr², ओके, बराबर F2/πr। r यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, व्यास का आधा, ओके, का स्क्वायर, बस। अब पाई से पाई कट गया, इसको आगे और सॉल्व करो। F1/D1² है ना, बराबर F2/D2²/4। तो ये अपॉन में 4 भी दोनों कट गया। और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, F2 की, है ना। क्वेश्चन में आपको F2 पूछा है, तो D2 को इधर ले जाओ तो आपकी F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो F2 बराबर D2²/D1² F1, बस सीधी सीधी वैल्यू आ गई। पक्षांतरण किया है, कुछ नहीं किया है, इतना तो समझ में आया होगा, है ना। तो आपका आंसर आ गया साहब, F2 बराबर D2²/D1² इंटू F1। ओके, क्लियर, समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करोगे आप प्रैक्टिस में आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। स्टील के किसी पिंड का आकार 5 × 5 × 5 सेमी है ना। ये आपको 5 × 5 × 5 यानी कि 3 बार गुणे में दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, ये V की। ओके, तो स्टील का आपेक्षिक घनत्व आपको 7 दे रखा है। तो पिंड को जल में तोला जाता है तो आभासी भार होगा। तो आप ये भी वही आर्किमिडीज सिद्धांत, वही भार की बात हो रही है ना। तो जो भार है, भार क्या होता है, mg, है ना। तो भार आपको निकालना है, यानी कि आपको mg निकालना है। वही m की जगह मैंने क्या कहा, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, m की जगह v रॉ g। कैसे लगा सकते हैं, m की जगह आप क्या लग सकते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं, है ना। तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, तो m की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व इंटू g। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया आभासी भार का, क्या है, V रॉ G। अब इसके अंदर साहब आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, आपको जो स्टील का अपेक्षित घनत्व दे रखा है उसको, और फिर अंदर आभासी भार निकालना है हमको, तो है ना। तो उसके अंदर आपको जो स्टील का अपेक्षित घनत्व दे रखा है उसमें से आपको जल का जो होगा वो घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको स्टील का कितना दे रखा है, हम सीधी वैल्यू रख देते हैं साथ से, देखो V रॉ जी, ये फॉर्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं, तो V की जगह हमने रख दिया ये 5 × 5 × 5 आपको दे रखा है ना। रॉ कितना दे रखा है आपको, घनत्व स्टील का दे रखा है 7 माइनस जल का। अब जल का कितना होता है 1, मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखना 1 मिनट। 7 - 1 इंटू जी कितना हो गया 10 जी। अच्छा, यहाँ रखा नहीं वैल्यू, यहाँ पे जी का जी रखा है, तो चलो जी का जी रहने देते, ऑप्शन में अपने पास केवल जी है। ओके, अब देखो 7 - 1 मतलब 1 कैसे निकाला, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप रॉ की वैल्यू यूज़ में लेंगे जल के लिए, पानी के लिए, है ना, तो हमेशा या तो किलोग्राम प्रति क्यूब में मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो 1000 लेंगे, है ना। ये आपको याद होना चाहिए
कि जल के लिए आप लेंगे घनत्व तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लेना है ना। और अगर ग्राम सेमी में ले रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने ये सेमी में लिया है तो यहाँ पे हम ग्राम प्रति सेमी क्यूब में लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ओके, तो जहाँ पे भी रॉ की वैल्यू ये दोनों आपको यूज़ में लेनी है, तो आपको ये इतना ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 6 × 5 × 5 × 5 ये वाला। ओके, अब ये जो GF लिखा है वो क्या होता है, तो ये ग्राम फोर्स होता है ना। आपको कभी कभी डायरेक्ट ग्राम की जगह केवल मतलब यहाँ पे ग्राम आभासी भार निकाला है, तो भार के लिए हम कभी कभी क्या यूज़ में लेते हैं, ग्राम फोर्स जो भी लिखा हुआ होता है, जिसको शॉर्ट में GF लिखते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे आप बात कर रखी है हमने, है ना। जहाज पूछे, पनडुब्बी पूछे, कुछ भी, तो किस पे बात करते हैं हम, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बात की जाती है ना। तो ए राइट होगा। ओके, आगे देखो, यदि जी का मान 0 हो तो द्रव में निम्न में से नहीं होगा, श्यानता, पृष्ठ तनाव, दाब या उत्प्लावन बल। तो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला क्या था, उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर, है ना, यानी कि m और g के। तो यहाँ पे g की बात होती है ना, इसका मतलब g का रोल है। तो यहाँ पे अगर आप g को ही 0 कर देते हो, है ना, तो ये 0 कर दोगे तो वो जो उत्प्लावन बल यानी कि f की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब किसके ऊपर बात आएगी, जी का मान 0 होने पर द्रव में क्या नहीं होगा, उत्प्लावन बल नहीं होगा। ओके, ऐसे आप फॉर्मूला ध्यान हो तो भी आप आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करना है। ओके, आगे देखें। एक असंपीड्य द्रव दे रखा है आपको, जिसको चित्रानुसार क्षैतिज नली से बह रहा है। द्रव का वेग v हो तो आपको क्या निकालना है, द्रव का वेग v होगा। अच्छा, द्रव का वेग v ही आपको निकालना है। ओके साहब, v की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो क्या होगा, आपको v1 दे रखा है ना, किस v1 से एंटर हो रहा है, और एक काट का क्षेत्रफल ये यहाँ पे a, अच्छा ये भी a है और ये भी a है। ओके, सभी a हैं, है ना। और आपको यहाँ पे v1 दे रखा है, आपको v2 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, अच्छा यहाँ से निकलने वाले का वेग निकालना है, यानी कि v निकालना है ना, क्योंकि ये v1 है, ये v2 है, और आपको यहाँ से जो निकल रहा है वो v3 दे देना चाहिए था, पर चलो इन्होंने केवल v दिया है। तो यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ से निकलने वाले द्रव का वेग। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा, याद होगा, है ना। क्या पढ़ा था हमने, कि जितना जितना यहाँ से मात्रा में जितना भी द्रव यहाँ से गुजरेगा या यहाँ से घुसेगा, उतनी ही मात्रा में यहाँ से निकलेगा, यहाँ से या यहाँ पे जितने भी छेद कर दो, है ना, यानी जितना एंटर हुआ है उतनी ही मात्रा में यहाँ से निकलेगा। ओके, तो हमने उसको कैसे दर्शाया था, a1v1 बराबर a2v2, है ना, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो वही कर रहे हैं हम, a1v1 बराबर a2v2 वाला फार्मूला लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, a1v1 बराबर a2v2 वाला, है ना। तो देखो साहब, यहाँ पे एक तरफ लेफ्ट साइड जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पे a कितना दे रखा है, a1 का वैल्यू कितनी है, a है, तो a ही रख दिया हमने, है ना। और v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3, तो 3 रख दिया। बराबर में 2 हैं, बराबर में 2 छेद है ना, दोनों से निकल रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो साहब, पहले वाले के लिए a की वैल्यू a है और v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.5। ओके, प्लस अगले वाला जो दूसरा छेद है जहाँ का v अपने को निकालना है, उसका a की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 a, है ना, और v का वैल्यू हमको निकालना है, तो v का v। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो प्रत्येक के अंदर a आ रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है ना, तो सारा आपका a तो कट जाएगा, बचा क्या, 3 बराबर 1.5 प्लस 1.5 v। ओके, और आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, v बराबर
3 में से 1.5 गया तो 1.5 और बटे में 1.5 और आ गया तो क्या आ जाएगा, 1.5 से 1.5 कट गया, बचा क्या, केवल 1। तो ऑप्शन देखो आपका, हाँ तो हमारा आंसर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। शीर्ष भाग से कटे शंकु के आकार की नली में से द्रव प्रवाहित किया जाता है। शीर्ष भाग से कटे शंकु के आकार की नली, शंकु के आकार की नली का मतलब शंक्वाकार नली, तो कैसी हो सकती है, कहने का मतलब ये ऐसी, है ना, यानी कि एक तरफ से होल बहुत बड़ा होगा और एक तरफ से ये छोटा होगा, है ना। तो क्या, कौन सा कथन सत्य है, चौड़े व संकरे सिरों पर चाल अधिकतम होगी, चौड़े सिरे पर चाल कम व संकरे पर अधिकतम होगी, धारारेखीय प्रवाह दोनों सिरों पर समान चाल रहेगी और नली के अंदर द्रव एक समान चाल से प्रवाहित होता होगा। तो इतना तो आइडिया आप सभी को है ना। पौधों को पानी आपने पिलाया होगा मोटर से, है ना। कहीं अपने घरों में क्या करते हैं, नया घर होता है तो क्या करते हैं, तराई करते हैं, है ना। तो क्या करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि नहीं। जैसे आप तराई कर रहे हैं यहाँ पे नली लेके, है ना, ये आपके पास नली है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये आपकी बिल्डिंग की दीवार है, ओके। तो आप यूँ नली से पानी पिला रहे हैं तो पानी यहाँ तक ही जा रहा है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, पानी यहाँ तक ही जा रहा है तो क्या करते हैं, फिर नली को हल्का सा हम दबाते हैं, है ना, तो उससे पानी लगभग यहाँ तक जाने लग जाता है, किया होगा कभी ना कभी, है ना। तो कहने का मतलब क्या किया आपने, उसका वो जो निकलने का जो एरिया था, अनुप्रस्थ काट का जो मान था, है ना, जो इतना था वो आपने दबा के क्या कर दिया, इतना कर दिया, छोटा कर दिया। तो कम करने से क्या हो जाएगा, स्पीड जो निकलने की है वो वेग वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो दूर पानी दूर तक जाएगा, उतनी ही दूरी तक जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जैसे ही आपने उसका संकरा किया, है ना, सिरे को क्या किया, संकरा किया, वहाँ पे चाल क्या हो गई, अधिक हो गई। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो आपका यही कह रहा है कि संकरे सिरे पर चाल अधिक होगी, है ना, और चौड़े पर कम। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। ओके, नॉर्मल रूटीन में वही बातें जो आप देखते आए हैं वही कहीं ना कहीं आपको साइंस में काम आ जाती हैं, तो थोड़ा आप उनके लिए भी आँख कान नाक दिमाग खुला रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट और भी अपन प्रश्न दिखते जाएंगे, तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद।